Yes, you are. ओके प्रमोदनी, थैंक्स अ लॉट। सो आप लोगों को कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही ना? No, sir. ओके, बिल्कुल क्लियर है वॉइस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, ओके, एंड होप ऑल 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 द कैंडिडेट्स हैव जॉइंड। सभी ने ज्वाइन कर लिया है? ओके, दिव्या, आर यू देयर? ओके अजय। Yes, sir. सो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों का सभी का ना, देखो आपको सेशन सुनना नहीं है, देयर शुड बी अ कम्युनिकेशन, ओके। सो देयर शुड बी अ टू वे कम्युनिकेशन। तो आप लोग, मैं आप लोगों से सेशन के दौरान कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा अभी, तो आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है, ओके। सो आइदर यू कैन स्विच ऑन योर ऑडियो, ओके, और यू कैन राइट ऑन द चैट बॉक्स, ओके। So I will see the chat, okay, on a continuous basis. Okay, I am starting the session now. So whether the screen is visible or not? Whether the screen is visible to all of you? Yes, sir. Okay, thank you. So we are starting a session on Companies Act। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013। और आप इसको कंपनी लॉ भी बोल सकते हो। पर मैं इसको कंपनी लॉ, अगर जब हम बात करते हैं कंपनी लॉ की, तो कंपनी लॉ का तो मतलब है कि कोई भी ऐसा कानून जो कॉरपोरेट्स पे लगता है, वो कॉरपोरेट लॉ और कंपनी लॉ कहलाता है। तो हम कंपनी लॉ का एक सबसेट कर रहे हैं यहाँ पर, दैट इज कंपनीज एक्ट 2013। सो ये हमारे देश का, मैं कहूंगा, एक ऐसा कानून है। अगर आपको हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर, अगर कोई कंपनी बनानी है, कंपनी बनाकर आपको बिजनेस करना है, तो हम उसको, उसके लिए एक कानून है हमारे देश के अंदर जिसको हम बोलते हैं कंपनीज एक्ट 2013। अब मेरा आप लोगों से सवाल कि अगर मुझे इंडिया में बिजनेस करना है, ठीक है, तो मैं बिजनेस किस किस मोड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू कर सकता हूं? मतलब मैं ऐसी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाकर बिजनेस कर सकता हूं? हाँ जी, कोई बताएगा कि ऐसी कौन कौन सी फॉर्म्स हैं जिसके थ्रू हम बिजनेस कर सकते हैं इंडिया के अंदर? किसी की तरफ से मेरे पास आंसर नहीं आ रहा है कि हम किस किस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं इंडिया के अंदर। तो क्या हम एक सोल प्रोप्राइटरशिप बना सकते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप वो बिजनेस होता है जिसके अंदर काम करने वाले तो अब मेरे पास आंसर आ रहे हैं। यस, अजय ने आंसर दिया, प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटरशिप खोल सकते हैं, कंपनी खोल सकते हैं, जॉइंट वेंचर खोल सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं, वन मैन कंपनी खोल सकते हैं, एन एलएलपी बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आकाश एंड अजय। यस, और अजय ने पार्टनरशिप फर्म, वन पर्सन कंपनी। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप लोग। तो देखो, कौन कौन से मोड में हम बिजनेस कर सकते हैं? हम कर सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप में ना, काम करने वाले तो अनेक हो सकते हैं, पर मालिक एक होगा। मालिक मतलब पैसा, रिसोर्सेज एक इंसान लेकर आएगा, और उससे जुड़े रिस्क एंड रिवॉर्ड, उस बिजनेस से जुड़े लॉस, रिस्क, प्रॉफिट, वो एक इंसान के होंगे। ठीक है, तो मालिकाना हक एक इंसान के पास होगा। वो अपने अंडर एम्प्लॉइज रख सकता है। पार्टनरशिप में क्या होता है? पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग आपस में जुड़ जाते हैं, और वो क्या कहते हैं, कोई भी बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए एक एग्रीमेंट बना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। फिर आती है आपकी जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है कि दो अलग अलग कंपनीज है, मान लो एक एक कंपनी है ए लिमिटेड और एक कंपनी है बी लिमिटेड, दोनों मिलकर काम कर रही हैं। ठीक है, एक ए लिमिटेड का काम है टेक्सटाइल का, और बी लिमिटेड का काम है, आप कह सकते हो, पेट्रोलियम का। अब दोनों ने मिलकर ये सोचा कि हम ना अपने अपने बिजनेस तो अलग अलग चलाएंगे, लेकिन हम एक तीसरा बिजनेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस जो है, वो हम अलग से मिलकर रिसोर्सेज लगाएंगे। तो जब दो कंपनीज अपने अलग अलग, दो या दो से ज्यादा बिजनेसेस अपने बिजनेस अलग अलग चला रहे हैं, पर वो मिलकर कुछ एक नया बिजनेस खोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर।
ओके, सो सोल प्रोप्राइटरशिप कर लिया हमने, पार्टनरशिप कर लिया हमने, जॉइंट वेंचर कर लिया, फिर आता है ट्रस्ट। ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट जो इंसान क्रिएट करता है, ठीक है, उस इंसान को बोलते हैं ऑथर और क्रिएटर ऑफ द ट्रस्ट। जो जिस जिस इंसान के पास या जिन लोगों के पास उस ट्रस्ट की मैनेजमेंट होती है उसको हम बोलते हैं ट्रस्टीज, और जिसके फायदे के लिए वो ट्रस्ट खोला जाता है उसको हम बोलते हैं बेनिफिशियरी। तो मैं आपको बता दूं, जो म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हमेशा किस फॉर्म में बनते हैं? ट्रस्ट की फॉर्म में बनते हैं। म्यूचुअल फंड में जो बनाने वाला होता है, जैसे आदित्य बिरला ने म्यूचुअल फंड बनाया, तो आदित्य बिरला जो कंपनी है वो क्या हो गई? वो हो गया क्रिएटर। उसको मैनेज कौन कर रहा है? आदित्य बिरला ग्रुप कर रहा है, तो वो कौन हो गए? ट्रस्टी। लेकिन वो किसके फायदे के लिए क्रिएट किया गया? इन्वेस्टर्स के फायदे के लिए क्रिएट किया गया, जो उसके अंदर यूनिट्स वगैरह खरीदते हैं, यूनिट होल्डर्स, तो वो क्या हो गए? बेनिफिशियरी। ऐसी सोसाइटी होता है। सोसाइटी इसलिए क्रिएट की जाती है, कुछ लोग अपने ही भले के लिए, ठीक है, अपने ही फायदे के लिए, अपनी कम्युनिटी के फायदे के लिए, ठीक है, कुछ गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करने के ऑब्जेक्टिव से जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं सोसाइटीज। पर सबसे अहम आती है कंपनीज। अब कंपनी क्या होती है? अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी भी एक ग्रुप है, एक एसोसिएशन है लोगों का। पर वो ग्रुप तभी कंपनी कहलाएगा जब वो कंपनीज एक्ट 2013 या पुराना कंपनीज एक्ट के अंदर बनाई गई होगी। ओके, तो अब हम ये भी कवर करेंगे कि भाई कंपनी और फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कैसे अलग है। पहले हम बात कर लेते हैं कंपनीज एक्ट के कुछ ओवरव्यू के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, जो कंपनीज एक्ट 2013 है, इससे पहले एक एक्ट था हमारे देश के अंदर, कंपनीज एक्ट 2000, सॉरी 1996, 1956, सॉरी। तो इससे पहले जो अभी 2013 एक्ट है, इससे पहले हमारे देश के अंदर कौन सा कानून हुआ करता था कंपनीज के लिए? कंपनीज एक्ट 1956। उसको रिप्लेस कर दिया कंपनीज एक्ट 2013 ने। और ये जब कानून आया, तो ये कानून आया अगस्त 2013 के अंदर। इसको जो भी, अच्छा, मेरा आप लोगों से एक सवाल, ये जो कंपनीज एक्ट है, क्या ये कंपनीज एक्ट, ठीक है, एक स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल है? क्या ये दिल्ली दिल्ली के ऊपर एप्लीकेबल है, या पूरे इंडिया के लिए कानून है? ये सेंट्रल एक्ट है या स्टेट एक्ट है? आप लोग लिख कर बताएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आकाश, ये एक सेंट्रल एक्ट है, तो इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया और अ पर्टिकुलर रीजन। इट इज एप्लीकेबल टू एंटायर इंडिया। अब मुझे ये बता दीजिए, अगर ये सेंट्रल एक्ट है तो इसको बनाया किसने होगा? इसको बनाया किसने? अगर ये एक सेंट्रल कानून है तो इसको बनाया किसने होगा? डियर, बिल्कुल गलत कह रहे हो आप लोग। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं बनाया। मैं आपको बता दूं, किसी भी देश के अंदर तीन बॉडीज होती हैं। किसी भी इकोनॉमी के अंदर कितनी बॉडीज होती हैं? तीन बॉडीज होती हैं। एक होती है लेजिस्लेटिव बॉडी, जो लॉ बनाती है। एक होती है जो उसको इंप्लीमेंट करती है, एग्जीक्यूटिव बॉडी। और एक होती है जो उस कानून से रिलेटेड अगर कुछ आगे जाकर, ठीक है, विवाद हो जाता है तो उसको रिजॉल्व करके, उसको इंटरप्रेट करके जो डिसीजन देती है उसको हम बोलते हैं जुडिशरी। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो अख्तर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ऋषु जी, पार्लियामेंट ने बनाया होगा। तो ये कानून किसने बनाया है? सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट किसने, कौन करता है बताओ? इसको एग्जीक्यूट कौन करता होगा? यस, लोगों के ऊपर, पूरी कंट्री के ऊपर अप्लाई कौन करता है? यस, बताइए। इट इज मेड बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ओके, एंड इन पार्लियामेंट वी हैव टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ये कानून जब बनने गया होगा तो ये कंपनी बिल की फॉर्म में होगा, और सबसे पहले बनने गया होगा किसके पास? लोकसभा के पास। जब लोकसभा ने वहां से मेजोरिटी अप्रूवल मिल गया तो ये किसके पास गया होगा? राज्यसभा के पास। और फिर आप मुझे बताइए, कोई सेंट्रल एक्ट है, उसको एक्ट बनने के लिए अप्रूवल किसका आता है? आखिरी अप्रूवल किसका चाहिए होता है? प्रेसिडेंट का। बिल्कुल ठीक कह रहे हो ऋषु। तो इसको प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दिया था 29 अगस्त 2013 के अंदर। ओके, और मैं आपको बता दूं, जब ये कानून पास हो जाता है, ये एक्ट बन जाता है, तो मैं आपको बता दूं
कि इसको ना सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, एग्जीक्यूट करेगी। तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे मिनिस्टर्स इसको एग्जीक्यूट करेंगे? नहीं, सरकार के अंदर अलग अलग कैबिनेट होते हैं। तो ऐसे ही कंपनी लॉ के लिए, कंपनीज के लिए एक अलग से कैबिनेट बनाया गया, जिसको हम मिनिस्ट्री बोलते हैं। वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जब भी कोई कानून को अप्लाई करना होता है तो उसको बताती है लोगों को एक डॉक्यूमेंट के अंदर, जिसको हम बोलते हैं ऑफिशियल गैजेट। क्या बोलते हैं? ऑफिशियल गैजेट, जिसको हिंदी में जाना जाता है भारत का राजपत्र। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसको नोटिफाई कब किया? इसको नोटिफाई अगले दिन ही कर दिया, 30 अगस्त 2013 को, ऑफिशियल गैजेट के अंदर, कि ये कानून आ चुका है। और जिस साल कोई कानून नोटिफाई होता है, उसी उस वही ईयर उस कानून के आगे लगा दिया जाता है, इसलिए हम कंपनीज एक्ट 2013 बोलते हैं। ठीक है, ये था ब्रीफ इंट्रो। अब हम थोड़ा सा और कवर करते हैं। इस कानून के अंदर कितने सेक्शंस है टोटल? इसके अंदर टोटल सेक्शंस 1 से लेके 470 तक हैं। कितने हैं टोटल? 1 से लेकर 470 तक। अब टोटल जब ये कानून नया नया आया तो इसके अंदर 470 सेक्शंस थे, लेकिन अब एक नया कानून आ चुका है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। उसके आने से कुछ प्रोविजंस वाइंडिंग अप के जो इस कानून में दे रखे थे, सेक्शन 1 से लेके 470 तक, उन सेक्शंस को अब ओमिट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। तो अब ये सेक्शंस थोड़े घट गए। ठीक है, आगे जाके हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि कौन कौन से सेक्शन हटाए गए हैं। ओके, ये कानून पूरी इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो। और मैं आपको बता दूं, कोई भी कानून है, किसी भी कानून, जनरली आप कोई भी कानून पढ़ते हैं, कोई भी एक्ट पढ़ते हैं, तो उसका सेक्शन 1 क्या बताता है कि उस कानून का नाम क्या है, शॉर्ट टाइटल क्या है। तो इसका है कंपनीज एक्ट 2013। ये कहां कहां तक एप्लीकेबल होगा, इसकी जुरिस्डिक्शन क्या होगी? सो इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। और ये कब से एप्लीकेबल होगा, कब से लागू होगा? तो मैं आपको बताता हूँ, 30 अगस्त को इसका सेक्शन 1 एप्लीकेबल हो गया था। और इसके मैं आपको बताता हूँ, स्टार्टिंग में सरकार ने 98 सेक्शंस एप्लीकेबल करे थे अगस्त के अंदर, और धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पे इसके डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस एप्लीकेबल हो गए थे। ओके, तो आज की डेट पर ये पूरा का पूरा कानून एप्लीकेबल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई कंपनीज एक्ट किन किन के ऊपर लगेगा। तो कंपनीज एक्ट किन किन के ऊपर लगेगा उसको हम बोलते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंपनीज एक्ट। तो कंपनीज एक्ट आपका हर एक कंपनी जो कि आपने कहां बनाई है, इस एक्ट के अंदर बनाई है, या फिर इससे पहले अगर कोई कंपनी लॉ था। ठीक है, जैसे हम बात करें टाटास की, तो टाटा जो हमारे क्या कहते हैं फाउंडर है टाटा के, उन्होंने टाटा स्टार्ट करा था 1912 के अंदर, 1912 के अंदर। तो आप बताइए, क्या ये 1956 एक्ट के अंदर बना होगा? नहीं, हमारे देश के अंदर एक और कानून था। ठीक है, पहले, इससे भी पहले, 1956 से भी पहले हमारा 1913 से भी पहले 19 1850 सॉरी 1896 का कानून था, उसमें ये कंपनी बनी थी। तो क्या ये कंपनी, जो कंपनी 1912 में बनी है पुराने कंपनी लॉ के अंदर, क्या उसके ऊपर भी ये एक्ट लगेगा? यस। तो मैं आपको बता दूं, हमारे देश के अंदर अगर कोई पुरानी कंपनीज भी हैं जो कि पुराने कंपनी लॉ के अंदर 1950 के अंदर बनी है, तो वो सारी की सारी कंपनीज के ऊपर भी ये कानून एप्लीकेबल है। तो आपको ये याद रखना है, जो कोई कंपनी इस कानून के अंदर बनी या प्रीवियस कंपनी लॉ के अंदर बनी, सबके ऊपर ये कानून एप्लीकेबल है। अब बात आती है कुछ स्पेशल कंपनीज की, जैसे कि जो स्पेशल सेक्टर्स के अंदर है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर दो अलग से और एक्ट लगते हैं। कौन कौन से? इंश्योरेंस एक्ट 1938 और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999। तो क्या वो कानून भी, अब आप एक बात आइए, अब क्या इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कंपनीज एक्ट लगेगा? हाँ लगेगा, लेकिन वो प्रोविजंस नहीं एप्लीकेबल होंगे इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर कंपनीज एक्ट के, जो कि इनकंसिस्टेंट होंगे, जो कि इनकंसिस्टेंट होंगे। किसके साथ? डियर कोई बार बार ना ज्वाइन कर रहा है, तो उसकी वजह से ना प्रॉब्लम हो रही है।
प्लीज आप लोग एग्जिट और इन मत कीजिए बार बार, ओके, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ओके। सो इंश्योरेंस कंपनीज के मैं ये कहना चाहता हूं कि मान लीजिए कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कुछ प्रोविजंस लिखे गए हैं, ओके, और इंश्योरेंस एक्ट के अंदर भी कुछ प्रोविजंस लिखे गए हैं। तो अब अगर एक इंश्योरेंस कंपनी है तो उसको आईआरडीए एक्ट फॉलो करना है या कंपनीज एक्ट फॉलो करना है। मान लीजिए कंपनीज एक्ट कहता है कि हर कंपनी को 4 बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी एक साल के अंदर। कितनी बोर्ड मीटिंग करनी पड़ेगी? 4 बोर्ड मीटिंग। अब मान लो इस मुद्दे के ऊपर इंश्योरेंस एक्ट और आईआरडीए एक्ट कुछ नहीं कहता, तो ये वाली बात इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। लेकिन अगर इंश्योरेंस एक्ट के अंदर लिखा है कि इंश्योरेंस कंपनी के अंदर 5 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, तो आप एक बात है, इंश्योरेंस एक्ट के अंदर कुछ ऐसी बात लिख दी गई जो कि मैच नहीं करती है किसके साथ? कंपनीज एक्ट 2013 के साथ। तो क्या वो वाली बात फॉलो करनी है? वो वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। तो अब बात समझ में आती है कि अगर इंश्योरेंस एक्ट और आईआरडीए एक्ट के अंदर कोई ऐसी बात लिखी गई है जो कि कंपनीज एक्ट के बिल्कुल अगेंस्ट है, कंपनीज एक्ट में लिखी गई बात को काटती है, तो वो वाले प्रोविजंस कंपनीज एक्ट के इंश्योरेंस कंपनीज पर नहीं लगेंगे। ऐसे ही बैंकिंग कंपनीज के केस में अगर कोई ऐसी प्रोविजन है कंपनीज एक्ट की जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के इनकंसिस्टेंट है, तो कंपनीज एक्ट का वो प्रोविजन नहीं लगेगा। ऐसे ही सेम इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के अंदर आपको देखना है कि क्या कोई प्रोविजन कंपनीज एक्ट का इनकंसिस्टेंट तो नहीं है इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में लिखे गए प्रोविजंस के साथ। और मैं आपको बता दूं, कुछ कंपनीज हैं जो कि कोई स्पेशल एक्ट के थ्रू गवर्न होती है। जैसे मैं आपको बता दूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक बैंक है, बैंकिंग कंपनी है, पर इसके लिए एक स्पेशल एक्ट बनाया गया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1955। तो उसके जो प्रोविजंस हैं वो भी लगेंगे और कंपनीज एक्ट के प्रोविजन भी लगेंगे। और मान लीजिए कोई ऐसी बॉडी कॉरपोरेट है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दी है कि हाँ, इसके ऊपर भी, चाहे ये कंपनी नहीं है पर इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, कंपनीज एक्ट लगाना चाहते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये दो ऐसी बॉडी कॉर्पोरेट्स हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने नोटिफाई कर दी है कि इनके ऊपर भी कंपनीज एक्ट के प्रोविजन लगेंगे, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं कि भाई कंपनी का मतलब क्या है। अब कंपनी का जो मीनिंग है वो कौन से सेक्शन के अंदर दिया हुआ है? वो सेक्शन 2 क्लॉज 20। देखिए, जब भी किसी सेक्शन के अंदर फर्दर पॉइंट्स लिखे हुए हैं और वो मैच नहीं करते आपस में, उनका कोई आपस में लिंकेज नहीं है, तो हम सब सेक्शन नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सेक्शन 2 के अंदर जो भी दिया गया है वो डेफिनेशंस दी हुई होती हैं। क्या दी हुई होती है? डेफिनेशंस। और जो डेफिनेशंस हैं उनका आपस में कोई लिंकेज नहीं होता, इसलिए हम उनको क्लॉज पढ़ते हैं। तो ये क्या है? सेक्शन 2 क्लॉज सब क्लॉज 20, ओके। तो दिस इज सेक्शन 2 क्लॉज 20। नेक्स्ट आ जाइए, कंपनी का मतलब क्या है। तो कंपनी का यहां पर कोई मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ क्लैरिफिकेशन पर्पस के लिए दे रखा है। सेक्शन 2 क्लॉज 20 कहता है कोई कंपनी का मतलब वो कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट की गई है, मतलब बनाई गई है, रजिस्टर की गई है, कहां पर? कंपनीज एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, या तो इस वाले कंपनीज एक्ट के अंदर या इससे पहले जो कंपनीज एक्ट थे, जैसे कंपनीज एक्ट 1912 या कंपनीज एक्ट 1956, उनके अंडर अगर कोई कंपनी बनाई गई है तो वो भी कंपनी मानी जाएगी। तो इसका मतलब मैं आपको बताता हूं यहाँ पे, ये आपको मीनिंग नहीं देता ये सेक्शन, ये सिर्फ आपको क्लेरिफिकेशन दे रहा है। इसका मतलब मैं कहना चाहूंगा कि मान लीजिए शालीमार बाग के अंदर और कमला नगर के अंदर एक जूते चप्पलों की दुकान है, शोरूम है, जिसका नाम है पंजाब शूज एंड कंपनी। तो आप बताइए, मैंने यहां पे लिख दिया पंजाब शूज एंड कंपनी, तो क्या ये कंपनी है? हाँ जी, मैंने लिखा पंजाब शूज एंड कंपनी, ये कंपनी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये कंपनी नहीं है, क्योंकि जनरली सेक्शन 8 की कंपनीज को छोड़ के बाकी हर कंपनी के आगे, नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लिखा होता है, ओके।
सो ये पंजाब शूज एंड कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं बनी है, इसलिए ये कंपनी नहीं है एज पर कंपनीज एक्ट, तो इसके ऊपर कंपनीज एक्ट के प्रोविजन नहीं लगेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है क्या कंपनी एक सिटीजन हो सकती है। मैं आपको बता दूं, अगर हम अपना संविधान पढ़ें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़े और एक और कानून पढ़े सिटीजनशिप एक्ट 1955, तो वो कहता है कि एक नेचुरल पर्सन, जीता जागता इंसान जैसे मैं और आप लोग हैं, वही हमारी कंट्री का क्या हो सकता है, सिटीजन बन सकता है। तो कंपनी जो है, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, कंपनी इज अ नॉन लिविंग पर्सन, सो इट कांट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। बट क्या कंपनी रेजिडेंट हो सकती है? यस, रेजिडेंट हो सकती है। डिपेंड करेगा ये कहां की रेजिडेंट, किस कंट्री की रेजिडेंट होगी, ये डिपेंड करेगा जहां पे ये बनी होगी। तो अगर कोई कंपनी मान लीजिए इंडिया में बनी है, इंडिया में रजिस्टर हुई है, तो वो क्या कहलाएगी? इंडियन रेजिडेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपनीज की कि कंपनी की क्लासिफिकेशन कैसी है, किस किस बेसिस पर है। जैसे मैं अगर बात करूं कि स्टूडेंट की क्लासिफिकेशन या फिर एम्प्लॉयज की क्लासिफिकेशन, तो मैं एम्प्लॉय की क्लासिफिकेशन जेंडर बेसिस पे कर सकता हूं। मैं एम्प्लॉय की क्लासिफिकेशन उसकी लॉयल्टी के बेसिस पे कर सकता हूं, उसकी एफिशिएंसी के बेसिस पे कर सकता हूं। ऐसे कंपनी की क्लासिफिकेशन भी अलग अलग बेसिस पर है। अब मुझे आप लोग ये बताएंगे कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी क्लासिफिकेशन है, दो तरीके की कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। इसका मतलब क्या है? पब्लिक कंपनी का मतलब क्या होगा? यस, कोई बिल्कुल ब्रीफ में बताना चाहे, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। ओके, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। हाँ जी, आप मुझे ये बताएंगे कि जो कंपनी है, हाँ जी, उसकी क्लासिफिकेशन। पब्लिक कंपनी मींस लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। डियर, ऐसा नहीं है, हर एक पब्लिक कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होती। पब्लिक विच शेयर इज लिस्टेड, नहीं जय, ऐसा नहीं है। हाँ जी डियर, यहां पे मैं आपको बता दूं, एक डाउट और आता है, क्लैरिफिकेशन पर्पज से बता रहा हूं आपको। एक होता है पब्लिक सेक्टर और एक होता है प्राइवेट सेक्टर। हम यहाँ पे पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं, हम पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं करते। वो कब होती है बात? पब्लिक, जब मैं बोलता हूं पब्लिक सेक्टर कंपनी, सेक्टर वर्ड बोल रहा हूं और प्राइवेट सेक्टर वर्ड बोल रहा हूं, तो तब बात होती है कि क्या सरकार का पैसा लगा हुआ है या नहीं, क्या सरकार के पास मालिकाना हक है या नहीं। अगर सरकार के पास मेजॉरिटी मालिकाना हक होता है, तो हम उस कंपनी को, सरकार का पैसा ज्यादा लगा हुआ है तो ऐसी कंपनी को हम पब्लिक सेक्टर कंपनी बोलते हैं। और जहां पे सरकार का पैसा ज्यादा नहीं लगा हुआ, उसको हम बोलते हैं, वो ये बना लेते हैं, कुछ पता उसको हम चलता बोलते हैं प्राइवेट है। प्राइवेट कंपनी, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर कंपनी। तो उनको लेकिन अलग मैं अलग आपको बता दूं, आई कार्ड देनी पब्लिक पड़ेगी। सेक्टर कंपनी, प्राइवेट सेक्टर कंपनी हम कंपनीज एक्ट के अंदर कंसीडर नहीं करते। हम यहाँ पे बात करते हैं पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे मतलब क्या है पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का। यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे क्या मेन बेसिस है क्लासिफिकेशन का, वो ये है कि क्या एक कंपनी बहुत सारे लोगों से पैसा रेज कर सकती है, क्या एक कंपनी बहुत सारे लोगों से पब्लिक के पास जा सकती है, पीपल एट लार्ज के पास जा सकती है, 200 से ज्यादा लोगों को कह सकती है कि आप मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद लो या डिबेंचर्स खरीद लो। तो अगर अगर कोई कंपनी, जो कंपनी पब्लिक के पास जा सकती है कि आप मेरे शेयर्स खरीद लो या मेरे डिबेंचर्स खरीद लो, ऐसी कंपनी को हम पब्लिक कंपनी बोलते हैं। और प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो कि कुछ लिमिटेड लोगों से ही पैसा रेस कर सकती है शेयर्स और डिबेंचर्स के थ्रू। तो ये मेन क्लासिफिकेशन है। ये नहीं होता कि लिस्टेड है या अनलिस्टेड है, वो बाद की बात है। मेन क्लासिफिकेशन क्या है कि पब्लिक कंपनी लोग इसलिए बनाते हैं कि अगर उन्हें ऐसा लगता है कि हमें आगे जाके बहुत सारे
बहुत सारे लोगों को ऑफर करना है कि आप हमारी कंपनी की सिक्योरिटीज खरीद लो, तो हम बनाते हैं पब्लिक कंपनी। और अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें सिर्फ कुछ लिमिटेड लोगों को ही अपनी कंपनी के अंदर मालिक बनाना है, ज्यादा लोगों को मालिकाना हक नहीं देना, तो हम क्या बनाते हैं, प्राइवेट कंपनी। अब क्लैरिटी आई आप लोगों को? हाँ जी, ओके। सो अब हम जो क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। एक कंपनी के अंदर मेंबर्स कितने होंगे? तो देखिए, अगर वैसे आप लोगों ने सुना होगा कि अगर कोई किसी कंपनी के अंदर मालिकाना हक खरीद लेता है, एक कंपनी के अंदर अपना पैसा लगाता है एज अ मालिक, मालिक जब पैसा लगाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में? अगर कोई मालिक अपने बिजनेस के अंदर पैसा लगा रहा है तो उस पैसे को हम क्या बोलते हैं अकाउंटिंग और फाइनेंस की लैंग्वेज में? बिल्कुल ठीक कह रहे हो अनुज, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम कैपिटल बोलते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो जय, लोकेश, बिल्कुल ठीक, आकाश, प्रवीण, अजय। सो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। और जब कोई इंसान वो मालिकाना हक खरीद रहा है, मान लो एक सबसे छोटा हक किसी कंपनी के अंदर, सबसे छोटा हक क्या होता है? मालिकाना हक को हम क्या बोलते हैं? शेयर। बिल्कुल ठीक कह रहे हो लोकेश, उसको हम क्या बोलते हैं अनुज? शेयर्स बोलते हैं। तो सबसे छोटी यूनिट जो कि हिस्सा, सबसे छोटा हिस्सा कैपिटल के अंदर मालिकाना हक दर्शाता है, उसको हम बोलते हैं शेयर्स। अब बात यहां पर आती है कि अगर जो शेयर खरीदता है, जिसके पास कंपनी का शेयर है, मालिकाना हक है, उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। ठीक है। अब एज पर कंपनी लॉ हर एक कंपनी को एक रजिस्टर मेंटेन करके रखना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। और मैं आपको बता दूं, जो कोई कंपनी के अंदर शेयर होल्डर बनता है उसको हम कंपनी लॉ की लैंग्वेज में शेयर होल्डर नहीं, उसको हम बोलते हैं मेंबर। ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं, कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं, तो हम शेयर होल्डर नहीं बोलेंगे, शेयर होल्डर फाइनेंस टर्म है। हम यहां पर क्या बोलेंगे, मेंबर, कि वो कंपनी का क्या है, मेंबर है। तो अब एक कंपनी के अंदर आप कह लीजिए मेंबर कितने हैं या शेयर होल्डर कितने हैं, उसके बेसिस पर हमने कंपनीज को डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहले आती है 1% कंपनी। 1% कंपनी के अंदर कितने मेंबर्स होंगे, 1। प्राइवेट कंपनी के अंदर देखो, 1% कंपनी के अंदर मिनिमम भी 1 होगा और मैक्सिमम भी 1 होगा। ठीक है। प्राइवेट कंपनी के अंदर, बिल्कुल ठीक कह रहे हो जय, यस, एंड आकाश, ठीक है, प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम 2, मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी के अंदर मिनिमम कितने होने चाहिए, 7, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, इन्फिनिटी। कितने हो सकते हैं, इन्फिनिटी। ठीक है, अनलिमिटेड। बात आती है समझ में? यस। तो अब हम पढ़ते हैं डिटेल में प्राइवेट कंपनी क्या है। प्राइवेट कंपनी, ठीक है, सेक्शन 2 क्लॉज 68 कहता है प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल कितनी होगी। मैं आपको बता दूं, ये वर्ड अब हटा दिया गया है। अब मैं आपको बता दूं, अब जो रीसेंट कंपनी लॉ, अमेंडेड कंपनी लॉ है, वो कहता है कि ऐसा मेंशन ही नहीं है, अब कुछ मेंशन ही नहीं है। वो जो लाइन लिखी होती थी कि 1 लाख रुपए की पेड अप कैपिटल चाहिए, उसको हटा दिया गया है। तो आपको इस लाइन पे फोकस नहीं रखना कि एक कंपनी के अंदर कितनी मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होनी चाहिए, आपको किस चीज पे फोकस रखना है, एंड बाय विच बाय इट्स आर्टिकल। हाँ, ओल्ड कंपनी लॉ के अंदर 1 लाख लिमिट थी, अब कोई लिमिट नहीं है। ओके। सो अब मैं आपको बताता हूं क्या, हाँ, आगे जाके सरकार कंपनीज रूल्स बनाकर, कंपनी रूल बनाकर क्या कर सकती है, बता सकती है कि इतनी लिमिट हो सकती है, दोबारा से उस लिमिट को लाया जा सकता है। अब मैं आपको बता दूं क्या, एक जब भी हम कंपनी बनाते हैं तो 2 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं हमें, बहुत ही मेन बड़े डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी के, जिसको हम कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट बोलते हैं। कोई बता सकता है कौन कौन से? बिल्कुल ठीक कह रहे हो जय, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, आकाश बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अनुज बिल्कुल ठीक कह रहे हो, एमओए एंड एओए। ठीक है। सो मेमोरेंडम ऑफ, प्रमोदनी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जनरली ना 6 बातें लिखी होती हैं जनरली। वैसे 1% कंपनी के केस में 7 बातें लिखी होती हैं, इसमें 6 क्लॉज होते हैं।
तो वो क्लॉज क्या बताते हैं? वो क्लॉज में सबसे अहम होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। वो ये बताता है कंपनी किस पर्पस के लिए बनी है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे आगे जाकर कि वो 6 है कौन कौन से। वैसे होता है, एक होता है नेम क्लॉज, उसमें बताया जाता है, फर्स्ट में बताया जाता है नेम क्लॉज में कि कंपनी का नाम क्या है। फिर आता है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, उसमें ये बताया जाता है एड्रेस क्या है, कंपनी किस स्टेट से किस स्टेट में रजिस्टर्ड हुई है। फिर आपका आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज तीसरा, उसमें यह बताया जाता है कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव और एंसिलरी ऑब्जेक्टिव क्या है। फोर्थ आता है कि कंपनी के लायबिलिटी क्लॉज, उसमें यह बताया जाता है कि कंपनी की जो मेंबर्स है उनकी लायबिलिटी किस तरीके से लिमिटेड है या अनलिमिटेड है। ठीक है, और लिमिटेड है कैसे, बाय शेयर्स है, बाय गारंटी है, या बाय बोथ है। फिफ्थ होता है आपका कैपिटल क्लॉज, उसमें यह बताया जाता है कि कंपनी की मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम कंपनी कितने शेयर्स इशू कर सकती है, ऑथराइज शेयर कैपिटल बताई जाती है, और फिर वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। और लास्ट क्लॉज में जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, जो कंपनी बनाते हैं जनरली, वो आपस में क्या करते हैं, अपना कंसेंट देते हैं, आपस में ये रजामंदी करते हैं कि हम इस कंपनी के सब्सक्राइबर्स बनना चाहते हैं, हम इस कंपनी के मेंबर्स बनना चाहते हैं और इस कंपनी को स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, तो ये 6 क्लॉजेज होते हैं। अब एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि स्टार्टर सीएफओ ने कोई पॉलिसी बनाई, स्टार्टर सीएफओ ने कहा कि जो बच्चा बेहतरीन परफॉर्म करेगा या जो जो हमारा एम्प्लॉय बेहतरीन परफॉर्म करेगा, हम उसको कुछ परसेंट ऑफ द रेवेन्यू हम क्या देंगे, उसको बोनस देंगे। तो बताओ, एक पॉलिसी बन गई। अच्छा, कोई भी ऑफिस में मान लो ऑफिस के टाइमिंग है 9 o'clock और कोई भी लगातार 3 दिन लेट आता है, तो उसकी 15 मिनट लेट, 15 मिनट से ज्यादा लेट हो जाता है 3 दिन लगातार, तो उसकी हाफ डे की सैलरी काट ली जाएगी। तो आपको बता दूं, क्या ये रूल्स एंड रेगुलेशन क्लाइंट्स के ऊपर भी लगते हैं? नहीं लगते। ठीक है, तो मैं कहता हूं, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं उसको हम बोलते हैं बाई लॉज। क्या बोलते हैं? बाई लॉज। उसको कंपनीज एक्ट की लैंग्वेज में बोला जाता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ओके, सो एक कंपनी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखेगी, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मैंडेटरली ये 3 चीजें लिखी जाएंगी। क्या क्या? कि उसके जो शेयर्स हैं, ठीक है, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफर हो सकते हैं, पर फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है। अब फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं है का मतलब हम कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे। वो रिस्ट्रिक्शन का क्या मतलब होता है, कोई बता सकता है कि किस तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी? हाँ जी, कोई ये बता सकता है कि किस तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है प्राइवेट कंपनी के अंदर? प्राइवेट कंपनी के अंदर इस तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी। आप एक मान लीजिए एक पिताजी है, मैं आपको एक कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं जिसको हम बोलते हैं प्री एम्पशन। क्या बोलते हैं? प्री एम्पशन। तो प्री एम्पशन का कंसेप्ट आपको हर प्राइवेट कंपनी में देखने को मिलेगा। उसमें ये होता है, मान लीजिए एक पिताजी हैं, उनके 4 बच्चे हैं और उनके पास एक 250 गज की कोठी है और वो 4 फ्लोर बना रखे हैं। अब पिताजी ना मरने वाले हैं, पिताजी को पता है कि वो 1 हफ्ते से ज्यादा नहीं जिएंगे, तो मरते मरते अपने चारों बच्चों के नाम एक एक फ्लोर करके जा रहे हैं, 250-250 गज का। अब आप एक बात आइए, पिताजी अपने बच्चों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके जा रहे हैं। आप बताइए, एक एक फ्लोर एक एक बच्चे को मिल गया, तो क्या बच्चा आगे मकान बेच सकता है? नहीं बेच सकता, क्योंकि अब हर बच्चा मालिक बन गया। पर पिताजी ने एक रोक लगा दी। पिताजी ने कहा कि बेटा, इस मकान को आप, इस हर एक फ्लोर को आप लोग बेच तो सकते हो, पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको, आप अगर मान लो 4 बच्चे, मान लो मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि मिस्टर एक्स है, पिताजी का नाम क्या है? मिस्टर एक्स, और उनके 4 बच्चे हैं। 4 बच्चों का नाम क्या है? मान लो स्मॉल x1, स्मॉल x2 एंड स्मॉल x3 एंड स्मॉल x4। ये 4 बच्चे हैं उनके। अब ये चारों के नाम एक एक फ्लोर करके जा रहे हैं। तो पिताजी ने कहा कि अगर किसी को, मान लो x2, तुम्हें कभी मकान बेचना हो, तुम्हें अपना फ्लोर बेचना हो, तो तुम क्या करना, अपने एग्जिस्टिंग भाइयों से पूछ लेना। पहले पहले तुम्हें पूछना पड़ेगा भाइयों से। ठीक है, तुम मिस्टर वाई को नहीं बेच सकते डायरेक्टली, तुम्हें पहले पूछना पड़ेगा अपने भाइयों से। अगर ये वो फ्लोर खरीदना चाहते हैं तो पहले इनको बेचना। अगर ये भी मना कर दें, फिर आप बाहर बेच सकते हो। तो इसको हम बोलते हैं क्या? रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। कि शेयर्स ट्रांसफर तो हो सकते हैं, पर एक रोक है, पहले एग्जिस्टिंग वालों से पूछना पड़ेगा और फिर
बाहर वालों को ऑफर कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि एक कंपनी के अंदर जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के अंदर तो लिमिटेड मेंबर्स होते हैं, तो कोई नया पर्सन आके उनके बीच की जो एकता है उसको भंग ना कर दे, कोई एलियन पर्सन ना आ जाए, ठीक है, इसलिए जो कि आके लड़ाई करा दे, फूट पड़ जाए जिसकी वजह से, इसलिए उस चीज को बचाने के लिए क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। फिर एक और चीज है, एक और रोक लगाई जाएगी। दूसरी बात क्या लिखी जाएगी कि भाई आप पब्लिक के पास नहीं जा सकते, आप पब्लिक को ये नहीं कह सकते, आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते। इनवाइट कैसे किया जाता है? एक डॉक्यूमेंट के थ्रू किया जाता है जिसको बोला जाता है प्रोस्पेक्टस। तो आप प्रोस्पेक्टस इशू करके लोगों को इनवाइट नहीं कर सकते कि आप हमारी कंपनी के सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब है डिबेंचर, शेयर्स, बॉन्ड्स, तो आप हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद लो, डिबेंचर्स खरीद लो, बॉन्ड्स खरीद लो। उसके लिए आप, ये कंपनी क्या करेगी, ये कंपनी पब्लिक के पास नहीं जा सकती। किसके पास नहीं जा सकती? पब्लिक के पास नहीं जा सकती। इसका मतलब ये पब्लिक ऑफर नहीं ला सकती, पब्लिक इशू नहीं ला सकती, आईपीओ नहीं ला सकती, एफपीओ नहीं ला सकती, ना ही शेयर्स का, ना डिबेंचर्स का, ना बॉन्ड्स का। समझ में आ गया? इसका मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक ऑफर नहीं ला सकती, याद रहेगा। और पब्लिक ऑफर का मतलब क्या होता है? पब्लिक कब माना जाता है पब्लिक ऑफर? जब 200 या 200 से ज्यादा लोगों को क्या किया जा रहा हो, ऑफर किया जा रहा हो। अगर मैं एक प्रोस्पेक्टस बनाता हूं और वो 200 से ज्यादा लोगों को दे देता हूं, तो वो क्या कहलाएगा? पब्लिक ऑफर, एज पर सेबी रेगुलेशंस। ओके, उसके जो मेंबर्स हैं, मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स, कभी भी 200 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब इसके ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन है इस कंसेप्ट के ऊपर कि वो 200 कैसे काउंट किए जाएंगे। मान लीजिए एक हस्बैंड है, एक वाइफ है और उनका बच्चा है। उन तीनों ने मिलकर क्या किया? एक ही एक ही अकाउंट बना लिया। ठीक है, उन्होंने एक ही बैंक अकाउंट खुलवाया, जॉइंट अकाउंट खुलवाया और जॉइंट डीमैट अकाउंट खुलवाया, मिस्टर ए, मिस्टर बी और उनका छोटा बच्चा मिस्टर ए। ठीक है, तो इन तीनों ने मिलकर एक अकाउंट खुलवाया और वो एक ही अकाउंट से शेयर खरीदते हैं 100। तो क्या वो एक मेंबर माना जाएगा या तीन मेंबर काउंट करें? मैं आपको बताता हूं, जितने भी जॉइंट मेंबर्स होते हैं या होल्डर्स होते हैं शेयर्स के, उनको हम सिंगल मेंबर मान के चलेंगे। ओके, अच्छा, मान लीजिए आपको इतना भी पता होगा कि कई बार हम एम्प्लॉइज को रोकने के लिए, जैसे अगर आप बात करो, आप लोग बर्गर किंग जानते हो? बर्गर किंग, हाँ जी, बर्गर किंग सुना है? मैं ये नहीं पूछ रहा कि आपने खाया है, सुना तो होगा कम से कम। हाँ जी, कह रहे हैं हाँ जी सुना है। बर्गर किंग को इंडिया में जो चलाती है, मेन बर्गर किंग नहीं चलाती, इंडिया में एक कंपनी है रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया लिमिटेड, वो इंडिया में चलाती है। बर्गर किंग की फ्रेंचाइजी ले रखी है और जितने भी रिटेल आउटलेट्स हैं वो सारे के सारे कौन चला रही है? रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया। बर्गर किंग एक ब्रांड है, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया एक कंपनी है जो उसको चला रही है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये मैं आपको बिल्कुल एक्चुअल फैक्ट बता रहा हूँ। आप बर्गर किंग के कभी बर्गर किंग जाओ तो वहां पे इंप्लॉइज से पूछना, वहां पे जितने भी इंप्लॉइज काम कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, ठीक है, आउटलेट्स पे, उन सभी को ज्वाइनिंग के टाइम पे 100 से 200 शेयर्स फ्री दिए जाते हैं। जैसे ही वो कंपनी के अंदर ज्वाइन करते हैं ना, उनको 100 से 200 200 शेयर्स फ्री दिए जाते हैं बर्गर किंग के। आज एक शेयर की वैल्यू करीब करीब 110 रुपए है, तो उनको 11,000 रुपए के शेयर्स फ्री दिए जाते हैं करीब करीब ज्वाइनिंग के ऊपर, 11 से 22,000 रुपए के। अब आप एक बात आइए, अब आप एक बताइए कंपनी ऐसा क्यों कर रही है? ताकि अच्छे लोग कंपनी के अंदर ज्वाइन कर सकें। अब ऐसे तो कंपनी के मेंबर्स बढ़ जाएंगे, बढ़ जाएंगे नहीं बढ़ जाएंगे? तो क्या कंपनी अपने एम्प्लॉइज का भला करे या ना करे? ना। तो ऐसे इसलिए कंपनीज एक्ट में लिखा गया कि अगर कोई एम्प्लॉय है और उसको एम्प्लॉय बनने की वजह से शेयर्स मिल जाते हैं, जब वो जॉब कर रहा था, जॉब करने की वजह से उसको उसी कंपनी के शेयर्स मिल जाते हैं, तो हम उसको मेंबर काउंट ही नहीं करेंगे, हम उसको मेंबर काउंट ही नहीं करेंगे। ये जो 200 वाली लिमिट है ना, उसको मेंबर तो मानेंगे, पर ये जो 200 वाली लिमिट है इसके अंदर काउंट नहीं करेंगे ताकि कंपनी बच जाए। फिर अगर मान लो कुछ एम्प्लॉइज थे पहले, ठीक है, आज वो रिटायर हो चुके हैं लेकिन उनके पास शेयर्स हैं, उनको भी हम 200 की लिमिट में काउंट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉइज जिनके पास शेयर्स हैं, हम उनको मेंबर 200 की लिमिट के अंदर काउंट
नहीं करेंगे। और बात कर लेते हैं प्राइवेट कंपनी का जो नाम है वो कैसे एंड होना चाहिए। उसका नाम एंड होना चाहिए, आखिरी में लिखा होना चाहिए प्राइवेट लिमिटेड। क्या लिखा होना चाहिए? प्राइवेट लिमिटेड। ये मैंडेटरी है। अब प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए? मिनिमम मेंबर्स 2 होने चाहिए मैक्स, ठीक है, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 200। एक प्राइवेट कंपनी के अंदर मिनिमम डायरेक्टर्स भी कितने होने चाहिए? 2 होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी की जो डेफिनेशन है वो इतनी ज्यादा क्लियर नहीं लिखी गई। कहा जी पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। अब जैसे ऐसा पूछा जाए कि मेहनती इंप्लॉय कौन है, ठीक है, तो कहा जाएगा जो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है, उसको हम बोलते हैं मेहनती इंप्लॉय। बोले निकम्मा इंप्लॉय कौन है, नालायक कौन है, तो वो क्या बोले? बोले जो मेहनती नहीं है वही नालायक है। तो उसी तरीके से ऐसे लिख दिया गया कि जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं बन पाएगी उसको हम पब्लिक कंपनी मान के चलेंगे। ओके, नेक्स्ट आ जाओ 1% कंपनी। 1% कंपनी मैं आपको बता दूं, 1% कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी तो होती होती है, याद रखना। 1% कंपनी का नेचर हमेशा कैसा माना जाएगा? प्राइवेट कंपनी जैसा माना जाएगा। लेकिन इसमें एक खास बात है, प्राइवेट कंपनी बनाते वक्त हमें मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए होते हैं। यहां पर हमें मिनिमम, यहां पर कितने मेंबर्स है बताओ? यहां पे एक ही मिनिमम और एक ही मैक्सिमम मेंबर होगा। याद रहेगा आप लोगों को? मैक्सिमम कितना? मिनिमम भी एक और मैक्सिमम भी एक। अब मैं आपको बताता हूं हमारा जो कानून है, हमारा देश का जो कानून है, जब कंपनीज एक्ट 2013 नया नया आया तो कहता था कि वो जो इंसान है जो कंपनी खोलेगा इंडिया के अंदर, 1% कंपनी खोलेगा, वो इंडिया का सिटीजन भी होना चाहिए और इंडिया का रेजिडेंट भी होना चाहिए। लेकिन इस बात को चेंज कर दिया गया। अच्छा आप एक बात आओ, क्या पार्टनरशिप 1% कंपनी खोल सकती है? नहीं खोल सकती। तो अब मैं आपको बताता हूं कौन 1% कंपनी खोल सकता है। वन कौन उस कंपनी का मेंबर बन सकता है? वो एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए। इसका मतलब इंडिविजुअल होना चाहिए, जीता जागता सांस लेने वाला इंसान होना चाहिए, जैसे मैं और आप लोग। प्लस वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसका मतलब उसका बर्थ इंडिया में होना चाहिए या उसके पास सिटीजनशिप होनी चाहिए। लेकिन वो इंडिया का रेजिडेंट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे हमें ये बात पता चली कि अगर कोई मान लीजिए इंसान है, मान लीजिए मिस्टर एक्स है, वो इंडिया में पैदा हुआ लेकिन फिर वो इंडिया के बाहर चला गया और अब वहीं रह रहा है, क्या वो इंडिया का NRI नहीं हो गया? वो इंडियन तो है पर इंडिया में अब रहता नहीं है, नॉन रेजिडेंट इंडियन, NRI है वो। क्या वो इंडिया के अंदर कंपनी बना सकता है 1% कंपनी? यस वो बना सकता है। अब ये रेजिडेंट अमेंड कर दिया गया है कंपनीज एक्ट को और उसमें लिख दिया गया कि दिस इज नॉट मैंडेटरी, ही वेदर ही इज अ रेजिडेंट और नॉट, इट इज इररिस्पेक्टिव। ओके, नाउ रेजिडेंट ऑफ इंडिया। अब जब बात ही खत्म हो गई तो हमारे लिए ये भी याद रखना क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट नहीं है कि रेजिडेंट इन इंडिया एज पर कंपनी लॉ क्या कहलाता है। वैसे फिर भी मैं आपको बताता हूँ, रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब होता है कि वो आप 182 डेज नहीं देखोगे इनकम टैक्स वाले, जो कि इंडिया के लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितने दिन रहा हो, 120 दिन रहा हो। तो इस बात से ये पता चलता है कि अब NRI भी इंडिया के अंदर OPC खोल सकते हैं। लेकिन क्या एक माइनर 18 साल से नीचे का बच्चा, ठीक है, या बच्ची, क्या 1% कंपनी बना सकता है? नहीं, माइनर नहीं बना सकता, ये बात याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ। अब 1% कंपनी के अंदर वही 6 क्लॉज होते हैं, साथ ही साथ एक और एडिशनल क्लॉज जुड़ जाता है जिसको हम बोलते हैं 7th क्लॉज, नॉमिनेशन क्लॉज। तो जो भी कंपनी का मेंबर बनेगा, जो भी 1% कंपनी बनाएगा उसको, अच्छा कोई ये बता सकता है टर्म है परपेचुअल सक्सेशन, उसका मतलब क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है? हाँ जी, परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कंपनी का एक ऐसा फीचर कि कंपनी कभी बंद नहीं होगी, कंपनी लॉ के द्वारा क्रिएट करी गई है। अगर लॉ लॉ के द्वारा ही बंद की जाएगी तो कंपनी बंद हो सकती है पर एज पर लीगल प्रोसेस। लेकिन अगर मान लीजिए कंपनी 3 लोगों ने बनाई, एक प्राइवेट कंपनी बनाई ABC लिमिटेड, मिस्टर A, मिस्टर B, मिस्टर C।
अब मान लो मिस्टर बी और सी की डेथ हो जाती है तो क्या कंपनी बंद हो जाएगी? नहीं, कंपनी चलती रहेगी। तो चाहे मेंबर क्या कहते हैं ल्यूनेटिक हो जाए, चाहे मेंबर क्या कहते हैं इंसॉल्वेंट हो जाए, चाहे मेंबर की डेथ हो जाए, चाहे मेंबर पागल हो जाए, चाहे मेंबर कंपनी छोड़ के चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता कंपनी के ऊपर, कंपनी चलती रहेगी। ओके, सो मेंबर में कम और गो, इसको बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। अब 1% कंपनी के अंदर तो एक ही मेंबर होता है। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आकाश एंड शुभम। सो 1% कंपनी के अंदर तो एक ही मेंबर होता है, अगर उसकी डेथ हो गई तो कौन चलाएगा कंपनी के अंदर? बिल्कुल ठीक कह रहे हो अजय। तो इस परपेचुअल सक्सेशन को बरकरार रखने के लिए लॉ मेकर ने कहा कि हम एक ऐसा क्लॉज डलवा देते हैं 1% कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर कि जो मेंबर कंपनी बनाएगा वो क्या करेगा, वो किसी और को नॉमिनी बनाएगा, किसी और को नॉमिनी बनाएगा कि अगर उसकी डेथ हो जाती है या इनकैपेसिटी हो जाती है तो वो उसकी जगह एज अ मेंबर एक्ट करेगा। लेकिन वो नॉमिनी भी क्या होना चाहिए? नेचुरल पर्सन होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, रेजिडेंट है या नहीं है फर्क नहीं पड़ता। ओके, माइनर नॉमिनी नहीं बन सकता। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि डायरेक्टर कितने चाहिए 1% कंपनी के अंदर। मिनिमम एक डायरेक्टर चाहिए होता है। मैं आपको बता दूं इसके अंदर जो मेंबर है, जो मेंबर बनता है वो भी अपने आप को डायरेक्टर बना सकता है। तो इसका मतलब जो इंसान 1% कंपनी खोलेगा वो खुद ही मेंबर भी बन सकता है और डायरेक्टर भी बन सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, किसके ऊपर, मेंबरशिप के ऊपर और नॉमिनेशन के ऊपर। क्या, अगर एक इंसान ने एक 1% कंपनी बना ली और उसके अंदर वो मेंबर बन गया तो वो दूसरी किसी और ओपीसी नहीं खोल सकता। तो एक इंसान एक ओपीसी खोल सकता है इंडिया के अंदर, एक से ज्यादा ओपीसी नहीं खोल सकता। अच्छा, एक इंसान एक समय पर एक ही कंपनी का ओपीसी नॉमिनी बन सकता है, मतलब एक ही 1% कंपनी का नॉमिनी बन सकता है। अगर ऐसा हो गया कि एक इंसान एक से ज्यादा का, ठीक है, क्या बन गया, मेंबर भी बन गया और एक कंपनी में नॉमिनी भी बन गया, तो या तो उसको मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी या नॉमिनीशिप छोड़नी पड़ेगी। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं यहां पर, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मान लो मिस्टर बी की एक ओपीसी है, ओपीसी इसने खोली XYZ ओपीसी और इसने खोली ABC ओपीसी। अब इसने क्या करा, इसने इसको नॉमिनी बना दिया और मान लो इसकी डेथ हो जाती है। इसकी डेथ होते ही ये मेंबर बन गया। अब ये मेंबर दो कंपनी के अंदर बन गया, XYZ और ABC। तो इसको अब डिसाइड करना है कि मेरे को यहां से मेंबरशिप छोड़नी है या ABC से छोड़नी है। ऐसा करने के लिए इसके पास 180 दिन का टाइम होगा। ओके, यस, नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। हाँ, आपको बता दूं, अगर आप एक NBFC बनाना चाहते हैं, आप फाइनेंस का बिजनेस करना चाहते हैं, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज करना चाहते हैं, ठीक है, आप शेयर्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आप कंपनी का ऐसा ऑब्जेक्टिव रखना चाहते हैं कि कंपनी NBFC लोन फंडिंग का काम करेगी, फाइनेंस का काम करेगी, तो मैं आपको बता दूं NBFC, ओ सॉरी, OPC, NBFC या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज का बिजनेस नहीं कर सकती, फाइनेंस का काम नहीं कर सकती एक ओपीसी। अच्छा, क्या आपने ओपीसी बनाई, अब आगे जाके हम पढ़ेंगे सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी क्यों बोलते हैं? सेक्शन 8 कंपनी ना चैरिटेबल NGO टाइप की कंपनीज होती हैं जिनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सोशल वेलफेयर होता है। तो क्या आपने एक ओपीसी बनाई, आपने एक ओपीसी बना ली और अब आप कह रहे हो जी नहीं मैं तो ये क्या कहते हैं इसको NGO वाली कंपनी बनाना चाहता हूँ, सेक्शन 8 वाली कंपनी बनाना चाहता हूँ, तो क्या आप कन्वर्ट कर सकते हो? ना तो आप एक ओपीसी को बना सकते हैं ना कन्वर्ट कर सकते सेक्शन 8 कंपनी, याद रखना, ठीक है। तो ये हमारा खत्म हुआ क्या, 1% कंपनी। अब हम नेक्स्ट करने जा रहे हैं स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी है सेक्शन 2 क्लॉज 85। कहता है स्मॉल कंपनी एक ऐसी कंपनी है, ये भी एक प्राइवेट कंपनी होगी, याद रखना। स्मॉल कंपनी भी एक मैंडेटरली क्या होती है, प्राइवेट कंपनी। एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल, ठीक है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 4 करोड़ रुपए हो सकती है। और
अगर सरकार चाहे तो सरकार कंपनीज रूल के अंदर अमेंडमेंट करके इसको 10 करोड़ भी इंक्रीज कर सकती है, पर अभी के लिए लिमिट कितनी है, 4 करोड़। तो उसकी मैक्सिमम पेड अप कैपिटल कितनी होगी? एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसकी मैक्सिमम पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं है और जिसका टर्नओवर साथ ही साथ एंड जिसका टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं है, उस कंपनी को हम स्मॉल कंपनी बोलेंगे। आपको बता दूं, इस लिमिट को, टर्नओवर वाली लिमिट को 100 करोड़ कर सकती है सरकार बाय चेंजिंग दी कंपनीज रूल। आपको बताता हूं, अगर कोई कंपनी होल्डिंग कंपनी है किसी की, आगे जाके हम पढ़ेंगे, अगर कोई कंपनी किसी की सब्सिडरी कंपनी है या कोई सेक्शन 8 कंपनी है या कोई ऐसी कंपनी है कोई स्पेशल एक्ट के अंदर बनाई गई जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो ऐसी कंपनीज होल्डिंग, सब्सिडरी, सेक्शन 8 और स्पेशल एक्ट वाली कंपनी कभी भी अपने आप को स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं ले सकती, चाहे उसका टर्नओवर बहुत ही कम हो, चाहे उसकी पेड अप कैपिटल कितनी भी कम हो। ठीक है, तो होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी और स्पेशल एक्ट वाली कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी का दर्जा नहीं ले सकती, स्टेटस नहीं ले सकती। अब आ जाओ, अब हम कंपनी की क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। ओके, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कंट्रोल का मतलब क्या होता है। हाँ जी, कंट्रोल का मतलब क्या है? आप लोग क्या समझते हैं वर्ड कंट्रोल से? सभी कह रहे हैं टाइप करने का मौका तो दो। कह रहे हैं अधिकार, कह रहे हैं कंट्रोल ओवर दी बोर्ड, कैपेसिटी, वोटिंग राइट्स एंड डिसीजन मेकिंग। अनुज बहुत ही बढ़िया। और कोई? अजय जी आप भी कोई आंसर दे लो, और दिव्या जी आपसे तो एक्सपेक्टेड है। लोकेश सर आज आंसर ज्यादा नहीं आ रहे। लोकेश सर आज आपसे तो एक्सपेक्टेड है, आप तो मतलब क्या कहते हैं, वजीर हो। नंबर ऑफ शेयर्स होल्ड एंड वोटिंग राइट, देखो मैं आपको बताता हूँ। ओके, हाँ आपने दिया था, कैपेसिटी दिया था आपने, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कंट्रोल का मतलब क्या है। आप मुझे बताना, क्या आप सभी की जो मदर है वो आपके फादर को कंट्रोल कर पाती है या नहीं कर पाती? आप ये बताइए। कह रहे नहीं कर पाती, तो भाई आपकी मम्मी नहीं कंट्रोल कर पा रही होगी तो आपकी दादी कंट्रोल कर रही होगी। हाँ जी। आप एक बात बताइए, आपके पिताजी कोई भी डिसीजन लेते हैं, मान लीजिए आपके पिताजी को आपकी बुआ को कोई गिफ्ट देना है, ठीक है, आपकी बुआ जी को कोई गिफ्ट देना है, या फिर उनको अपने भाइयों का भला करना है नहीं करना, तो आप बताइए क्या इसमें, इस डिसीजन मेकिंग में मम्मी का कुछ रोल होता है नहीं होता? अगर मम्मी चाहे तो क्या पता बुआ जी के घर गिफ्ट ना जाए, मतलब जाए तो सस्ता वाला जाए, महंगा वाला ना जाए। अच्छा, मैं आपको ये बता, आप लोगों से सवाल, क्या आपकी मम्मी, आप जो डिसीजन लेते हो कोई अपने करियर से रिलेटेड या अपनी पर्सनल डिसीजन, क्या उसमें घर वालों का कंट्रोल है या नहीं है? या आप सभी आउट ऑफ कंट्रोल हो, कहते हो जी हम 18 साल के हो गए, हम संविधान के अनुसार अपना बुरा भला सोच सकते हैं, या घर वाले, मान लो आपकी, आपको शादी करनी है, किससे करनी है, ठीक है, आपको कोई पर्टिकुलर क्या कहते हैं कहीं पे जॉब करनी है, तो आप, थैंक यू सरवानु जी, आप मुझे बताइए क्या उस डिसीजन के अंदर कंट्रोल है या नहीं है? कंट्रोल है या नहीं है? होता है, इसको हम बोलते हैं हमारा ये पर्सनल कंट्रोल है। अब हम बात करें किसी कंपनी का कंट्रोल, तो हम कहते हैं किसी कंपनी की मैनेजमेंट से रिलेटेड और ऑपरेशन से रिलेटेड, मतलब बिजनेस से रिलेटेड जो डिसीजंस ली जाएंगी, क्या उस पे कोई उन डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकता है या नहीं, उस डिसीजंस को हम क्या बोलते हैं, उन उसको हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल। तो यहाँ पे कंट्रोल का मतलब क्या है कि क्या आप किसी बिजनेस की ऑपरेटिंग एंड मैनेजमेंट डिसीजंस को कंट्रोल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्या आप उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, क्या वो डिसीजंस के अंदर
आपका पार्टिसिपेशन कितना है, उसको बोलते हैं कंट्रोल। तो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं होल्डिंग कंपनी। देखिए, होल्डिंग कंपनी की जो डेफिनेशन कंपनीज एक्ट के अंदर लिखी गई, कहता है होल्डिंग कंपनी इन रिलेशन टू वन और मोर अदर कंपनीज मींस अ कंपनी ऑफ विच अदर कंपनीज आर सब्सिडरी कंपनीज। तो देखिए, ये जो डेफिनेशन है ये आपको क्लैरिटी नहीं देती। बोले बोले पिताजी कौन होते हैं, अगर मैं पिताजी की डेफिनेशन बनाऊं, कहते हैं जी पिताजी कौन है, तो समझ लीजिए होल्डिंग कंपनी पिताजी है, या आपके पेरेंट्स हैं, या आपकी मम्मी है आपके पापा के लिए, ठीक है। सो अब अगर आप मुझसे बोलो जी पिताजी कौन है, तो मैं कहूं पिताजी वो है, आपके लिए पिताजी वो है जिसके आप बच्चे हो, है ना। मान लीजिए ये मिस्टर एक्स है, ठीक है, और ये है मिस्टर वाई, ठीक है, मिस्टर, और ये है मान लीजिए ए बी सी। अब मिस्टर एक्स ने दो बच्चे पैदा करे, ए और बी, और मिस्टर वाई ने करे सी, मिस्टर वाई का बेटा है सी। अब आप एक बात बताइए, मैं कहूं पिताजी कौन है, तो आप एक बताइए, क्या मिस्टर एक्स पिताजी है? हाँ है। क्या वो तीनों का पिताजी है? नहीं। वो किसका है? वो पिताजी उसका है जो इसके बच्चे हैं। ये पिताजी उनके लिए है जो इसके क्या है, बच्चे हैं। ऐसे होल्डिंग कंपनी की भी बात लिखी गई कि होल्डिंग कंपनी उन कंपनीज के लिए होल्डिंग है जो उसकी सब्सिडरी है। तो अब हमें फोकस रखना पड़ेगा कि सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। ओके, तो सब्सिडरी कंपनी को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 87। ठीक है, आप कभी आरओसी फाइलिंग करते हैं तो उसके अंदर भी आपसे पूछा जाता है आरओसी फाइलिंग के अंदर कि ये सब्सिडरी कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 87 के सब क्लॉज 1 के ए के अंदर है या बी के अंदर है। तो मैं आपको बताता हूं कि सब्सिडरी कंपनी क्या है। सब्सिडरी कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसको होल्डिंग कंपनी क्या करती हो, होल्डिंग कंपनी उस कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो कॉम्पोजिशन है उसको कंट्रोल करती हो या फिर एक्सरसाइज करती हो। चलो हम पहली बात एनालाइज करते हैं, सबसे पहली बात जो यहां पे लिखी गई उसको एनालाइज करते हैं कि कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब क्या है। अगर एक कंपनी, ठीक है, होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होगी जो सब्सिडरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती होगी, उसके जो कॉम्पोजिशन है उसको कंट्रोल करती होगी। इसका मतलब क्या है मैं आपको बता दूं, लॉ के अंदर लिखा गया, मैं आपको बताता हूं। कंपनी के अंदर ना दो तरीके की डिसीजन होती है। कोई भी कंपनी के अंदर जो ओनरशिप होती है, जिसके पास ओनरशिप होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स या मेंबर्स। क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स या मेंबर्स। और जिनके पास कंपनी की डिसीजन डे टू डे बागडोर जिनके हाथ में होती है उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट, और ये होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इस ग्रुप को क्या बोला जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वैसे वो इंडिविजुअली क्या कहलाते हैं, डायरेक्टर्स, ठीक है। अब जब भी कोई डिसीजन कौन लेगा, ये मालिक लोग भी डिसीजन लेते हैं जब कोई अहम डिसीजन होती है, जैसे कंपनी का नाम चेंज करना है, कंपनी ने कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, कंपनी ने किसी और बिजनेस को एक्वायर करना है। तो उन अहम मुद्दों पर जब कोई डिसीजन ली जाती है तो मेंबर्स को बुलाया जाता है, मालिकों को बुलाया जाता है, और इनकी मीटिंग को हम बोलते हैं जनरल मीटिंग। लेकिन रोजमर्रा के मुद्दों पर और कुछ अहम मुद्दों पर जहां पे मैनेजमेंट को डिसीजन लेनी पड़ती है तो उनकी मीटिंग को हम बोलते हैं बोर्ड मीटिंग, ठीक है। अब यहां पे दो तरीके के रिजोल्यूशन पास होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और एक होता है स्पेशल रिजोल्यूशन। इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। और जब भी कोई बोर्ड मीटिंग होती है तो उसमें कोई सलाह मशवरा होकर फाइनल होता है तो उसको हम बोलते हैं बोर्ड रिजोल्यूशन, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, क्या मैनेजमेंट एक कंपनी के बिहाफ पर काम करती है नहीं करती है। एक कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, वो नेचुरल पर्सन तो है नहीं, ठीक है। तो कंपनी के बिहाफ पर कौन एक्शन लेता है, कंपनी के बिहाफ पर एक्शन लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब आप एक बात बताइए, ये एक कंपनी है ए लिमिटेड, ठीक है, और एक कंपनी है एक्स लिमिटेड। अब ए लिमिटेड के अंदर मान लीजिए 7 डायरेक्टर्स हैं। कितने डायरेक्टर्स हैं, 7 डायरेक्टर्स हैं।
और इन 7 डायरेक्टर में से 5 डायरेक्टर रखने का कौन होगा वो मैं सेलेक्ट कर सकता हूं। 5 डायरेक्टर कौन सेलेक्ट कर सकता है? एक्स लिमिटेड सेलेक्ट कर सकती है। आप बताइए क्या वो डायरेक्टर जब मैं उनको रख सकता हूं या निकाल सकता हूं? मेरे पास इतना हक है उस कंपनी के अंदर, ए लिमिटेड के अंदर 5 डायरेक्टर मैं या तो निकाल सकता हूं, अब मेरे कहने पे अपॉइंट होंगे या निकाले जाएंगे, आप बताइए। और डायरेक्टर ही आगे जाके मेन मेन डिसीजन लेंगे, तो क्या मैं अपने कहने से उस कंपनी का बिजनेस, उस कंपनी की बागडोर एक तरीके से मेरे हाथ में आ गई? बताइए, क्या एक्स लिमिटेड ए लिमिटेड के पिताजी बन गए या नहीं बन गए? तो हम कहेंगे कि यहां पे कंट्रोल आ गया किसका? एक्स लिमिटेड का ए लिमिटेड के ऊपर, तो इसलिए एक्स लिमिटेड कहलाएगी होल्डिंग कंपनी और ए लिमिटेड कहलाएगी सब्सिडरी कंपनी। अब ऐसा क्यों होता होगा? ऐसा क्यों होता होगा कि भाई कोई कंपनी किसी कंपनी के डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है? बताओ, इतनी ताकत रख रही है, ऐसा क्यों होता होगा? रियल लाइफ में कोई बता सकता है? ऐसा तब होता है जब एक कंपनी किसी बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ये बहुत रेयर केस होता है। हाँ जी नीरज जी बताइए। नीरज जी बताइए। सर गलती से हो गया। ओके 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 ओके। ऐसा तब होता है, ये बहुत रेयर इंस्टांस मिलेगा पर ऐसा होता है। ऐसा कब होता है? मान लीजिए एक कंपनी है एक्स लिमिटेड और ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? फंडिंग प्रोवाइड करती है। इसने ए लिमिटेड को कहीं से फंडिंग नहीं मिल रही। ए लिमिटेड की अभी इतनी मार्केट में क्या कहते हैं, ये एक स्टार्टअप था, तो ए लिमिटेड ने कहा जी हमें क्या करो 10 करोड़ रुपए दे दो। तो एक्स लिमिटेड ने पूछा ए लिमिटेड से तुम्हारे बिजनेस में पैसा कितना लगा हुआ है? बोले जी हमारे बिजनेस में 50 लाख रुपया लगा हुआ है। अब बताओ, एक्स लिमिटेड को बहुत ज्यादा रिस्की नहीं लगेगा? एक्स लिमिटेड को लगा कि ए लिमिटेड में मन्नू गोयल जैसे डायरेक्टर्स हैं, ये तो बर्बाद कर देंगे। तो उन्हें लगा, एक्स लिमिटेड ने कहा जी मन्नू गोयल को तो आप रख लो, पर मन्नू गोयल के साथ 4 डायरेक्टर्स और हैं जिनको हम अपॉइंट करके देंगे ताकि हमारा पैसा सेफ रहे, ताकि हम जो 4 समझदार डायरेक्टर भेजेंगे वो बिजनेस को ढंग से चलाएंगे। तो अब आप एक बात आओ, क्या ए लिमिटेड राजी हो जाएगी फंडिंग लेने के लिए? वो कहेगी हाँ एक एग्रीमेंट कर लेते हैं, उस एग्रीमेंट में हम लिख देते हैं कि हमारी कंपनी के अंदर मेजॉरिटी डायरेक्टर्स आप अपॉइंट कर सकते हो, आप उनको रख भी सकते हो, निकाल भी सकते हो। तो ये तब होता है जब एक एग्रीमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट तरीका क्या है? कह रहे और एक्सरसाइज और कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर आइदर एट इट्स ओन और टुगेदर विद 1 और मोर सब्सिडरीज। अब ये समझाता हूं क्या मैंने आपको बताया। या तो मैनेजमेंट की चलती है, या फिर किन की चलती है बताओ? या फिर शेयर होल्डर्स की चलती है, जो कंपनी के अंदर क्या है, मालिक हैं, उनकी भी कंपनी के अंदर चलती है। अब कंपनी के अंदर 2 तरीके के शेयर्स होते हैं, एक होते हैं इक्विटी शेयर्स और एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस वालों को प्रेफरेंस दी जाती है 2 तरीके की, इसलिए नाम पड़ गया प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस वालों को क्या 2 प्रेफरेंस मिलती है कि अगर मान लो डिविडेंड दिया जाएगा कंपनी के अंदर, डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जिसको मालिक लोगों को बांट दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड, बंटवारा। ठीक है, तो अगर डिविडेंड मिलेगा तो पहले किनको मिलेगा? प्रेफरेंस वालों को, और फिर अगर प्रॉफिट बचेगा तो इक्विटी वालों को मिलेगा। तो एक प्रेफरेंस ये दी गई। अगर कंपनी मान लो बंद होती है, वाइंड अप होती है और कंपनी के एसेट्स बेचे जाते हैं, कर्जे उतारे जाते हैं, फिर जो पैसा बचेगा उसमें सबसे पहले किसकी कैपिटल लौटाई जाएगी? प्रेफरेंस वालों की, और फिर बचेगा तो इक्विटी वालों का। तो ये 2 प्रेफरेंस दी जाती है। पर इक्विटी वालों के पास एक ऐसी चीज है जो किसी के पास नहीं होती। इक्विटी वाले असलियत में मालिक होते हैं, असलियत में मालिक होते हैं किसी कंपनी के, और इक्विटी वालों के पास होता है वोटिंग राइट। एक इक्विटी शेयर पे एक वोटिंग राइट मिलता है। इसका मतलब जनरल मीटिंग के अंदर, यस बिल्कुल ठीक कह रहे हो जय, जब भी जनरल मीटिंग होगी तो एक इक्विटी शेयर पे एक वोटिंग राइट दिया जाएगा। अगर किसी शेयर होल्डर के पास 100 शेयर्स हैं तो उसके पास 100 वोटिंग राइट होंगे उस कंपनी के अंदर। तो अब आप एक बताओ, अगर मेरे को किसी कंपनी को कंट्रोल करना हो, उसकी डिसीजंस को कंट्रोल करना हो, तो मेरे को 50% से ज्यादा, अगर मैं 50% से ज्यादा है, 50% नहीं, 50% से ज्यादा, मोर देन 1/2 का मतलब 50% से ज्यादा
क्या हो, टोटल वोटिंग पावर। और वो वोटिंग पावर कहां से आती है, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर से। याद रखना, यहाँ वर्ड इक्विटी शेयर नहीं लिखा गया, ये आपको खुद अपनी क्या कहते हैं इंटरप्रिटेशन से निकालना पड़ेगा। वोटिंग पावर होनी चाहिए, और वोटिंग पावर किसके पास होती है, इक्विटी शेयर्स के पास। अगर आपके पास किसी कंपनी के 50% से ज्यादा वो इक्विटी शेयर्स हैं, तो आप उस कंपनी के क्या बन जाते हो, होल्डिंग कंपनी। अच्छा, मान लीजिए यहां पर एक और चीज है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ नहीं खरीद खुद नहीं खरीदने। मान लीजिए एक कंपनी है ए लिमिटेड, ओके। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के कितने शेयर्स खरीद रखे हैं, 53%। तो क्या ये सब्सिडरी कहलाएगी, सब्सी ऑफ ए लिमिटेड? यस, ये सब्सिडरी ऑफ ए लिमिटेड कहलाएगी। अब बी लिमिट, अब एक और कंपनी है डी लिमिटेड, ओके। डी लिमिटेड के ए ने कितने खरीद रखे हैं, ए ने खरीद रखे हैं 30%, और बी ने भी खरीद रखे हैं डी लिमिटेड के 25%। आप मुझे बताएंगे क्या डी लिमिटेड ए लिमिटेड की सब्सिडरी है या नहीं है, है या नहीं है? यस, बिल्कुल ठीक, प्रिया, आकाश, अजय, रविकेश, यस। आखिरी में लाइन देखिए क्या लिखी हुई है, या तो खुद खरीद रखे हो या फिर अपनी सब्सिडरीज के साथ मिलकर खरीद रखे हो। तो बताइए, ए लिमिटेड ने डी लिमिटेड में कितने खरीदे हैं, 30% खुद खरीद रखे हैं, और 25% किसने खरीद रखे हैं, बी लिमिटेड, जो कि इसकी सब्सिडरी है। तो टोटल कितना हो गया, 55। तो डी लिमिटेड भी ए लिमिटेड की क्या कहलाएगी, सब्सिडरी। क्या कहलाएगी, सब्सिडरी। एक और रास्ता है, मैं आपको एक और चीज बता रहा हूं। डीम्ड, वर्ड डीम्ड का मतलब होता है मानो या ना मानो, मानना पड़ेगा, ठीक है। क्या कहते हैं, सब्सिडरी ऑफ अ सब्सिडरी शैल बी डीम्ड टू बी दी सब्सिडरी ऑफ द अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी। आप एक बात बताओ, आपको जिसने पैदा किया, मान लीजिए, हाँ जी, आप हो बच्चा, ठीक है। आपको जिसने पैदा किया वो क्या है, पिताजी। क्या मैं कह सकता हूं, यू आर दी सब्सिडरी ऑफ पिताजी? यस और नो? आपकी क्या डिसीजंस होंगी, उन पे कंट्रोल होगा किसका, पिताजी का। यस, और पिताजी क्या है बताओ, पेरेंट कंपनी है। होल्डिंग कंपनी को पेरेंट कंपनी भी बोलते हैं, ठीक है। अब बताओ, पिताजी की भी तो कोई होल्डिंग होगी, पिताजी को भी तो किसी ने पैदा किया होगा, दादाजी। तो बताओ, पिताजी आपको बच्चा बच्चा कह के बोलते हैं, कहते हैं बेटा तू मेरी सब्सिडरी है, ठीक है, तू मेरा बच्चा है। अच्छा, क्या दादाजी पिताजी को बच्चा बोलते हैं? यस, बोलते हैं। तो आप बताइए, क्या ये सब्सिडरी, ठीक है, पिताजी सब्सिडरी किसके हैं, ऑफ दादाजी? तो मैं ये कह सकता हूं, क्या दादाजी आपको अपना बच्चा बोल सकते हैं? बोले हाँ, बोल सकते हैं। सो हम बोलेंगे बच्चे का बच्चा जब अपना ही बच्चा है, तो ऐसे ही अगर मान लो एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसकी सब्सिडरी है कौन, बी लिमिटेड, और बी लिमिटेड की सब्सिडरी है सी लिमिटेड, तो सी लिमिटेड बी की भी सब्सिडरी है और ए की भी सब्सिडरी है, ओके। और यहां पर आपको एक खास बात बता देता हूं, अगर मान लीजिए एक कंपनी है ए लिमिटेड, यहां पे मैंने वर्ड लिखा है लिमिटेड, तो इसका मतलब ये एक पब्लिक कंपनी है, ओके। और एक कंपनी है बी लिमिटेड, बी प्राइवेट लिमिटेड, बी प्राइवेट लिमिटेड, और ए क्या करती है, इसके 56% इक्विटी शेयर्स खरीद लेती है। तो ये बी प्राइवेट लिमिटेड एक सब्सिडरी है किसकी, पब्लिक कंपनी। तो इसको भी अब लॉ के अंदर क्या मान लिया जाएगा, पब्लिक कंपनी। इसको भी क्या मान लिया जाएगा, पब्लिक कंपनी। यस, डीम टू बी पब्लिक। जैसे मान लीजिए कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने एक बच्चा गोद ले लिया, मिस्टर ए है बनिया, मिस्टर ए क्या है, बनिया, और उसने एक बच्चे को गोद ले लिया, बी को, और बी का कोई धर्म नहीं पता था। तो आप एक बात आइए, बी का चाहे कोई भी धर्म हो, क्या वो भी समाज में बनिया कहलाएगा या नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। इसलिए ऐसे मान के चलिए। अब बात आती है, नेक्स्ट कंसेप्ट है एसोसिएट कंपनी।
एसोसिएट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 6 कहता है एसोसिएट। अब मैंने आपको यहां पे एक ही बात बताई कि कंट्रोल का मतलब क्या होता है। कंट्रोल का मतलब है कि क्या आप किसी के बिजनेस में, किसी की बिजनेस डिसीजन, मैनेजमेंट डिसीजन में दखल दे सकते हो या नहीं दे सकते, है ना। तो अब यहां पे एसोसिएट कंपनी का मतलब है कि हाँ भाई कंट्रोल है, पर उतना कंट्रोल ना हो जितना होल्डिंग सब्सिडरी। होल्डिंग सब्सिडरी के केस में तो मिनिमम 50% का कंट्रोल चाहिए। यहां हो सिग्निफिकेंट हो पर बहुत ज्यादा ना हो, सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस हो लेकिन सब्सिडरी ना हो, या फिर अगर कोई जॉइंट वेंचर है वो भी चलेगा। इसका मतलब मैं समझाने जा रहा हूं आपको यहां पर कि सिग्निफिकेंट इंफ्लुएंस का मतलब क्या है। ए लिमिटेड है और ये है बे लिमिटेड, ठीक है। अगर ए लिमिटेड मान लीजिए इसके पास टोटल शेयर्स हैं कितने, इसके पास है 1 करोड़ इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, और ए लिमिटेड ने इसमें से कितने खरीद लिए, 26 लाख इक्विटी शेयर्स खरीद लिए। तो बताइए क्या मेजॉरिटी कंट्रोल आ गया? नहीं, मेजॉरिटी वोटिंग पावर नहीं आई, 50% से ज्यादा नहीं है। लेकिन क्या ये सिग्निफिकेंट है या नहीं है? सिग्निफिकेंट कैसे पता चलेगा? हमें चेक करना है 20% से ज्यादा है या नहीं है। तो 1 करोड़ का 20% निकालें तो 20 लाख आ रहा है। यस, 20% या उससे ज्यादा होगा तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड आपस में क्या कहलाएंगे? एसोसिएट कंपनी। सो बी लिमिटेड इज अ एसोसिएट ऑफ ए लिमिटेड एंड वाइस वर्सा। एक और चीज है, मान लीजिए दो कंपनीज हैं ए लिमिटेड, एक और कंसेप्ट है इसी के अंदर, एक है बी लिमिटेड। इसका टेक्सटाइल का बिजनेस है और इसका पेट्रो का बिजनेस है, पेट्रोलियम का बिजनेस है। इन्होंने सोचा क्यों ना, ये अपना अपना बिजनेस चला रहे हैं, इन्होंने सोचा क्यों ना हम मिलकर एक कंपनी बनाते हैं सी लिमिटेड। और वो सी लिमिटेड क्या करेगी? सी लिमिटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काम करेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काम करेगी, बिजनेस करेगी, और इसको हम अलग चलाएंगे। इसने कहा जी मैं इसमें 40% पैसा लगाऊंगा, इसमें मैं कितना लगाऊंगा? 60%। तो इसको भी ये सी लिमिटेड बी लिमिटेड की एसोसिएट है और ये सी लिमिटेड ए लिमिटेड की भी एसोसिएट है। ऐसे कंसेप्ट को हम बोलते हैं जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है मिलके, आप वेंचर मतलब बिजनेस, जॉइंट मतलब मिलकर। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के, यस, ठीक है, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा कि सभी के कैमराज ना ऑन नहीं है। हाँ जी, सभी के कैमराज ऑन नहीं है। प्लीज आप लोग कैमरा ऑन रखेंगे अपना। विक्रम, लोकेश, प्रमोदनी, नीरज, नेहा, वैल्यूएशन वाले भैया, आपका भी ऑन नहीं है, ठीक है। प्रदीप जी, प्रिंस जी, दिग्विजय, प्रिया, फहीम, किरण, ज्योति, दिव्या, रेनू, प्रदीप, भाई ये सब अपना प्लीज कैमरा ऑन रखेंगे। देखिए मैं कहता हूं कि ये सेशन उतना ही ज्यादा, जैसे अगर आप एक बात बताइए, मैं अपनी वीडियो ऑन कर लूं, पता है क्या होता है कि आप मेरे बिना फेशियल एक्सप्रेशन देखे आप समझ नहीं पाओगे, है ना। ऐसे ही मैं कहता हूं कि मेरे से तभी अच्छा बोला जाएगा, ठीक है, जब मैं आप लोगों के फेसेस देख पाऊंगा, है ना। तो प्लीज मैं चाहता हूं कि इतने लालची मत बनिए, ठीक है, दूसरे का भी फायदा होना चाहिए। यस। सो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, देखिए मैं कहता हूं कि आप ऑफिस में भी रहकर, ठीक है, रेगुलर कॉलेज नहीं जा पा रहे, पर आप एक बात आइए, आप सभी कैमरा ऑन रखते हैं, ठीक है, आप जितना ज्यादा इंटरेक्शन लेवल बढ़ाएंगे, मैं कहता हूं आपको वो कॉलेज वाली ही फीलिंग आएगी। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट हम कंसेप्ट करने जा रहे हैं। अब हम कंपनी की क्लासिफिकेशन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी का मतलब क्या है? लाइबिलिटी का मतलब है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन, अब ऑब्लिगेशन किस चीज की? अगर मान लीजिए कोई कंपनी बर्बाद हो जाती है तो बताइए क्या लोग उसके मालिकों को पकड़ेंगे? कहेंगे भाई तुमने, कंपनी ने हमारा पैसा देना था, तुम कंपनी के मालिक हो, तुम कंपनी के शेयर होल्डर हो, तुम कंपनी का पैसा दो।
मैं बताता हूँ, जनरली कंपनीज के अंदर एक कंसेप्ट होता है लिमिटेड लायबिलिटी का। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब, देखिए कंपनी की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होती है। अगर आप किसी कंपनी से डील कर रहे हो, जैसे मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा, एक कंपनी है अन अकेडमी करके एक ब्रांड है, और कंपनी का नाम है सॉर्टिंग हैट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, या हम बात करें रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया लिमिटेड की, ठीक है। आपने रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया लिमिटेड जो कि बर्गर किंग चला रही है, उसको आपने क्या करा, बर्गर बर्गर सप्लाई कर दिए। किसी ने आलू सप्लाई किया, किसी ने ऑयल सप्लाई किया, और पता चला कि आप लोगों ने उधार पे माल दिया था कंपनी को और कंपनी बर्बाद हो गई, ठीक है। अब आप बताइए, क्या मेरे पास कंपनी के 100 शेयर थे, अब कंपनी पैसा नहीं दे पा रही, तो क्या आप लोग मुझे पकड़ लोगे? आप कहोगे मन्नू एक काम कर, क्या कहते हैं, तुझे अब पैसा चुकाना पड़ेगा, नहीं तो हम तेरा घर वगैरह सब अटैच करवा देंगे कोर्ट के पास जाकर। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने कंपनी से पैसा लेना है, मुझसे पैसा नहीं लेना। मैं आपको बता दूं, जनरली आज के टाइम पर जितने भी शेयर्स होते हैं कंपनीज के अंदर, वो सारे के सारे, मैं खासकर अगर बात करूं लिस्टेड कंपनीज की, जो स्टॉक मार्केट में आज करीब करीब 7,000 से ज्यादा कंपनीज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, 2100 से ज्यादा कंपनीज, 2200 से ज्यादा कंपनीज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, उन सभी के शेयर्स फुल्ली पेड अप है। फुल्ली पेड अप का मतलब है कि आज वो जितने भी शेयर्स हैं, जिसने खरीद रखे हैं, कंपनी ने शेयर होल्डर से कोई रुपया नहीं लेना, 1 रुपया नहीं लेना शेयर्स के बदले। तो अब बात यहां पर आती है कि लायबिलिटी होगी भी तो कब होगी, कितनी होगी, शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स। तो पहले हम बात करते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। लिमिटेड बाय शेयर्स कहता है कि जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनकी लायबिलिटी सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम कितनी हो सकती है, जितना उन्होंने शेयर्स खरीद रखे हैं और उस पे कंपनी का पैसा नहीं दे रखा। अगर मान लीजिए एक कंपनी है, वो 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर निकालती है, और कंपनी ने मुझ अभी तक कितने रुपए मंगवाए हैं, 8 रुपए मंगवाए हैं, और मैंने 8 रुपए कंपनी के दे दिए। मैंने कितने रुपए दे दिए, कंपनी के 8 रुपए दे दिए, और मैंने कंपनी के 50 शेयर्स खरीद रखे थे। कितने शेयर्स खरीद रखे थे, 50। अब मान लीजिए कंपनी बर्बाद हो जाती है, ये कंपनी बर्बाद हो जाती है, तो कंपनी ने लोगों का पैसा देना है। अब कंपनी के सारे एसेट्स बेचे गए, फिर भी कंपनी ने पैसा देना है। तो अब मुझसे कितना रुपया मांग सकते हैं, बताइए मैक्सिमम। मैंने कितना रुपया कंपनी का देना है, 2 रुपए पर शेयर। मेरे पास कितने शेयर है कंपनी के, 50। तो मैक्सिमम मुझसे कितना मांगा जा सकता है, 100 रुपया। पर अगर मैं रिलायंस का शेयर खरीदता हूं, रिलायंस लिमिटेड का, जो कि फुल्ली पेड अप है, जिसपे कोई रुपया नहीं देना। अगर आप रिलायंस का शेयर खरीदते हैं, टाटा मोटर्स का खरीदते हैं, उस पर आपने कोई रुपया नहीं देना। और अगर रिलायंस बर्बाद हो जाती है, टाटा मोटर्स बर्बाद हो जाती है, तो क्या आपने कोई रुपया देना है, नहीं। आपने 1 रुपया नहीं देना, क्योंकि शेयर्स फुल्ली पेड अप है। जनरली आपको 99% केसेस आपको यही वाले मिलेंगे, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। फिर यहाँ पे ना सब्सिडरी कंपनी नहीं था, ये गलत लिख दिया मैंने, ये था कंपनी, ठीक है, लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय गारंटी है यहाँ। अब कई बारी क्या होता है कि कुछ कंपनीज ऐसी खुलती हैं जिनमें जो कंपनी स्टार्ट करते हैं, वो कहते हैं जी हम वो कहते हैं हम कंपनी के अंदर कुछ गारंटी देंगे। अगर कंपनी बर्बाद हो गई, कंपनी, अगर मान लो कंपनी का वाइंडिंग अप हुआ, कंपनी के एसेट्स बेचे गए, कंपनी की लायबिलिटीज चुकानी है, और उस समय अगर पैसा कम पड़ जाए, तो मैं गारंटी देता हूं 5 लाख रुपए की। मान लो एक कंपनी के अंदर 4 मेंबर है, कोई कहता है मैं 5 लाख की गारंटी देता हूँ, कोई कहता है मैं 3 लाख की गारंटी देता हूँ, कोई कहता है मैं 2 लाख की गारंटी देता हूँ। तो उस केस में ऐसी कंपनी को हम बोलेंगे इट इज अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। तो कुछ कंपनीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ गारंटी होती है, उनको हम बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, बट नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। तो उसमें मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होगी, जितनी उन्होंने गारंटी दे रखी है। पर कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जहां पे गारंटी भी दे रखी है और जहां पे शेयर्स भी हैं, तो उस केस में हम बोलते हैं उस कंपनी को कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। तो उसमें मेंबर्स की लायबिलिटी कितनी होती है, जितनी उन्होंने गारंटी दे रखी है इंडिविजुअली, और जितने उनके पास शेयर्स हैं, उन शेयर्स पे जितना अनपेड अमाउंट है। और कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जहां पे
अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। हमारे देश के अंदर ऐसी कंपनीज हैं और आपको बहुत रेयर मिलेंगी देखने को, बहुत कम अमाउंट के अंदर ऐसी कंपनीज में जो मेंबर्स हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब आप कहोगे कि भाई कंपनी की अगर कोई अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो मेंबर्स ऐसी कंपनी खोलेंगी क्यों? ऐसी कंपनी बनाई नहीं जाती। ऐसी कंपनी सरकार, हमारे देश की जो जुडिशरी है, हमारे देश की जो सरकार है, वो जानबूझकर स्टेटस दे देती है कुछ कंपनीज को। ऐसा मान लीजिए कंपनी है एबीसी लिमिटेड और वो कुछ फ्रॉड कर रही थी, और फ्रॉड करते करते पता चला इस कंपनी के जो मेंबर्स हैं वही फ्रॉड कर रहे हैं, तो कहा जाता है इस कंपनी को हम बंद तो नहीं कर रहे, लेकिन अब मेंबर हम आपकी लाइबिलिटी को अनलिमिटेड कर रहे हैं क्योंकि आप इसमें फ्रॉड कर रहे थे, और अब इस कंपनी ने अगर किसी का पैसा देना होगा तो आपके पर्सनल एसेट्स भी बेच दिए जाएंगे। ओके, यस। फिर आ जाओ ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग। ऑन द बेसिस ऑफ लिस्टिंग का मतलब क्या है कि वो कंपनीज, देखिए मैं आपको बताता हूं, एक है स्टॉक मार्केट। कोई बता सकता है स्टॉक मार्केट का मतलब क्या है? ये स्टॉक मार्केट का मतलब क्या है? देखिए दो तरीके की मार्केट होती है, प्राइमरी मार्केट और एक होती है सेकेंडरी मार्केट। जैसे हमारे तीन सेक्टर है ना इकोनॉमी के अंदर, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। मान लीजिए मैं हमने एग्रीकल्चर किया, एग्रीकल्चर करके हमने गेहूं उगाया, ठीक है, गेहूं की फसल लगाई, तो वो क्या हो गया? प्राइमरी। एग्रीकल्चर क्या हो गया? प्राइमरी। सबसे पहले कहां पे प्रोडक्ट उगा, फिर हमने क्या करा, उसको चक्की में ले जाकर पीसा और आटा बनाया। आटा बनाना किस में चला जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्री में। और फिर अगर हमने उससे रोटी बनाकर होटल में खिलाई तो वो सर्विस सेक्टर। ऐसे ही जो मार्केट है, फाइनेंस की जो मार्केट है, वो दो हिस्सों में बटी हुई है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, जिसको हम स्टॉक मार्केट भी बोलते हैं। स्टॉक मार्केट मतलब सेकेंडरी मार्केट। जब किसी शेयर या डिबेंचर का पहली बार जन्म होता है उस मार्केट को हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। तो इसमें क्या होता है, जो कंपनी होती है ना, वो कंपनी फर्स्ट टाइम अगर किसी इन्वेस्टर को शेयर क्या कर रही है या डिबेंचर इशू करती है, तो उस शेयर और डिबेंचर का इस मार्केट के अंदर जन्म होता है। तो जब भी आप आईपीओ में या एफपीओ में पैसा लगाते हो, वो मार्केट प्राइमरी मार्केट कहलाती है। ओके। और सेकेंडरी मार्केट क्या है कि जब किसी चीज का जन्म हो गया है, पहले ही किसी शेयर या डिवेंचर का ऑलरेडी जन्म हो चुका है और फिर उसको दोबारा बेचा खरीदा जा रहा है जिस मार्केट में, उस मार्केट को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मार्केट। तो जब जिनको आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिल जाती है, फिर वो क्या करते हैं, वो जिस मार्केट के अंदर बेच खरीद होती है, दूसरे इन्वेस्टर इसी इन्वेस्टर से खरीदते हैं या इसी को वापसी बेचते हैं, ऐसी मार्केट को हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट, जो कि हमारी स्टॉक मार्केट है। और स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट एक समय पर 1990s पे फिजिकल फॉर्म में होती थी। 1996 के बाद ये धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट होने लग गई। तो स्टॉक मार्केट क्या है? एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है। एक वर्चुअल क्या है? प्लेटफॉर्म है जहां पर शेयर्स की, ऑलरेडी इशूड शेयर्स की खरीद और बेच बिकवाली दोनों होती है। ओके। सो हमारे देश के अंदर जो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जो सबसे बड़े प्लेटफॉर्म है, इनको स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। और जिस कंपनी के डिबेंचर्स, शेयर्स इन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होते हैं, ठीक है, जिनकी ट्रेडिंग यहां पर हो रही होती है, ऐसी कंपनी को हम लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। और जिन कंपनीज के शेयर्स इन स्टॉक एक्सचेंज पे या डिबेंचर्स इन स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होते, उनको हम अनलिस्टेड कंपनी बोलते हैं। ओके, बात आती है समझ में? लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर किसी कंपनी के शेयर्स, ठीक है, किसी पब्लिक कंपनी के शेयर, किसी पब्लिक कंपनी के नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, सिर्फ जो कि प्राइवेट प्लेसमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है कि आप पब्लिक ऑफर नहीं ला रहे, आप किसी गिने चुने बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ऑफर करते हो कि आप हमारे शेयर्स, डिबेंचर्स खरीद लो। तो अगर
किसी पब्लिक कंपनी ने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू करे हैं, कैसे, प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर, ठीक है, या फिर उसने नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करे हैं प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, और वो लिस्टेड है और उसके अलावा कोई और चीज लिस्टेड नहीं है, तो ऐसी कंपनी को हम लिस्टेड नहीं बोलेंगे। अगर सिर्फ किसी कंपनी के सिर्फ और सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स या प्रेफरेंस शेयर्स लिस्टेड हैं जो कि इशू करे गए थे प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर कुछ बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, और सिर्फ वही वही लिस्टेड है, तो ऐसी कंपनी को हम लिस्टेड नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब इक्विटी शेयर्स या डिबेंचर्स जो कि पब्लिक इशू में, पब्लिक ऑफर में इशू करे गए थे, अगर वो लिस्टेड है तो ऐसी कंपनी को हम लिस्टेड मानते हैं। और अगर किसी प्राइवेट कंपनी के सिर्फ और सिर्फ क्या है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर जो कि प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर इशू करे गए थे, उसको भी हम लिस्टेड नहीं मानते। ऐसी किसी पब्लिक कंपनी के, ठीक है, इक्विटी शेयर्स लिस्टेड नहीं है, तो उसको भी हम लिस्टेड कंपनी नहीं मानते। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। हाँ डियर, लोकल स्टॉक एक्सचेंज भी होते हैं, पर मैं आपको बता दूं, हम जनरली लिस्टेड उसी को मानते हैं, अजय यादव, जो कि रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर हैं, जो कि हमारे एनएससी और बीएससी है सर। यस, प्रैक्टिकली अगर आप देखो, एनएससी और बीएससी वालों को ही हम लिस्टेड मानते हैं, वो इनऑपरेटिव है लोकल स्टॉक एक्सचेंजेस। ओके, सो आज का सेशन हम यहीं तक कंटिन्यू करते हैं। दिव्या, आप इन सभी को टेस्ट दे सकते हो। ओके सर, मैं शेयर करती हूँ अभी। ओके, तो शैल आई एंड दी सेशन, दिव्या? ऑलवेज वेलकम अजय, अजय यादव, अजय कोहली, जय Yes, sir. गुप्ता। ओके, ओके प्रवीण। तो बाय बाय ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. Sir, your audio is not audible. ओके, मैं कह रहा हूँ दिव्या सभी टेस्ट दे रही है ना? मेरे को आपका ना मैसेज लेट मिला, मैंने अभी भी देखा दिव्या आपका मैसेज। तो दिव्या मैं लीव कर दूं? Yes. ओके ओके ओके।